नमस्कार। अ, पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के जो भौतिक परिवेश हैं उसके बारे में पढ़ा। अब अगला जो बिंदु है आप लोगों के सिलेबस में वो उत्तर प्रदेश के खनिज संपदा एवं शक्ति के साधन के संबंध में हम लोगों को पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं। खनिज किसी भी देश या प्रदेश के आर्थिक विकास की कुंजी होते हैं, क्योंकि खनिज संसाधन ही पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों के आधार होते हैं। इन्हीं के माध्यम से ठोस औद्योगिकरण का मार्ग प्रशस्त होता है। मतलब जो खनिज होता है, कह रहा है कि जो खनिज है वो किसी भी देश के या प्रदेश के आर्थिक विकास की पूंजी है, क्योंकि इन्हीं खनिजों के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो भारी उद्योग हैं या हल्के उद्योग हैं उनका विकास किया जाता है। अब अगर देखें तो वर्ष 1955 ईस्वी में भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय द्वारा उत्तर प्रदेश में जो खनिज खोजे गए थे उनका विकास करके उसके आधार पर उद्योग लगाने के उद्देश्य से 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई। ये उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम क्या करता है कि जो खनिज कर्म निदेशालय द्वारा खोजे गए थे उनका विकास करता है और उसके आधार पे उद्योगों को लगाने की अनुशंसा करता है। उत्तर प्रदेश अब इसी क्रम में उत्तर प्रदेश खनिज नीति की घोषणा 1998 में की गई थी। इस नीति में ही खनिज संसाधनों के विकास को उद्योगों का दर्जा प्रदान किया गया था। यानी जो खनिज संसाधन है इनके विकास को उद्योग का दर्जा 1998 की जो उत्तर प्रदेश खनिज नीति थी उसी में ये घोषणा की गई थी। अब देखें अगर प्रदेश में तो खनिज किन किन जिलों में पाया जाता है तो वो है इलाहाबाद, मिर्जापुर, ललितपुर, महोबा, सोनभद्र, बांदा, हमीरपुर, झांसी, सहारनपुर, जालौन जिले खनिज संसाधनों के दृष्टिकोण से काफी धनी है। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने जब उत्तर प्रदेश के भौतिक परिवेश के बारे में पढ़ा था तो मैंने बताया था कि नीचे नीचे का जो ये पठारी प्रदेश है, ये जो पठारी प्रदेश जो हम लोगों का है नीचे का ये वाला हिस्सा, ये खनिजों की दृष्टि से यही महत्वपूर्ण है। उससे भी पिछले कक्षाओं में आप जाएंगे तो जब भारत के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हम लोग पढ़े थे तो उसमें मैंने बताया था कि जो पठार हैं भारत में जो खनिज पाए जाते हैं उन संपूर्ण खनिजों का लगभग 98% हिस्सा इन्हीं प्रायद्वीपीय पठारों से प्राप्त होता है। तो उत्तर प्रदेश के ये जो पठारी क्षेत्र हैं दक्षिण के, खास करके कहें तो दक्षिण पूरब के जो पठारी क्षेत्र हैं, ये पठारी क्षेत्र उसी प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी हिस्से हैं। तो ये भी खनिजों की दृष्टि से काफी समृद्ध है, काफी धनी है। अगर बात करें प्रमुख खनिजों की यहाँ पे तो आप देखेंगे प्रमुख खनिजों में बॉक्साइट, डायस्पोर, डोलोमाइट, जिप्सम, चूना पत्थर, कांच, बालू, पायरोफाइलाइट, फास्फोराइट, गंधक और कोयला महत्वपूर्ण है। जबकि इसके साथ ही मोरंग, बजरी, इमारती पत्थर, संगमरमर, हीरा, तांबा, सोना, यूरेनियम भी प्राप्त किया जाता है। यहाँ कुछ खनिजों के चित्र दिए गए हैं, जैसे यहाँ सेल खड़ी देख रहे हैं, डोलोमाइट है, एस्बेस्टस है, पाइराइट्स है, फिलास्फर है। तो मैं यहाँ बता रहा था आप लोगों को एक चीज और देख लें, जो खनिज महत्वपूर्ण है क्षेत्र खनिजों के उत्तर प्रदेश में। आप देखेंगे यहाँ मानचित्र पे तो ये जो प्रायद्वीपीय पठार है यही ज्यादा महत्वपूर्ण है खनिजों की दृष्टि से। ये नीचे वाले दक्षिण वाले जो हिस्से हैं इन जिलों में ही मुख्य रूप से खनिज पाए जाते हैं। बाकी क्षेत्रों में छिटपुट रूप से खनिज पाए जाते हैं, लेकिन बाकी जो ये क्षेत्र है ये खनिजों की दृष्टि से काफी धनी है। अब अगर बात करें प्रमुख खनिजों में तो चूना पत्थर जो है एक प्रमुख खनिज है उत्तर प्रदेश में जो पाया जाता है। भंडारण की दृष्टि से आप देखें तो चूना पत्थर का देश में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है। यानी भंडार की दृष्टि से देखें तो पूरे भारत में जितना भी चूना पत्थर पाया जाता है, जितने भी चूने पत्थर का भंडार है अभी तक जो खोजा गया है
जो नहीं खोजा गया है उसके बारे में तो हम चर्चा करेंगे ही नहीं, लेकिन अभी तक जो खोजा गया है या जो अभी तक विज्ञ है, जो जानकारी में है, उस हिसाब से भंडार की दृष्टि से पूरे भारत में उत्तर प्रदेश का हिस्सा, सॉरी, उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरे नंबर पे आता है चूना पत्थर के भंडारण में। ये खास करके आप देखेंगे तो प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यहाँ मानचित्र पे मैं दिखाऊं आप लोगों को, तो ये है सोनभद्र जिला और ठीक इसके बगल में ये मिर्जापुर जिला है। आप देख रहे होंगे मानचित्र में, ये मिर्जापुर जिला है। इन दो जिलों में चूना पत्थर की प्रचुरता पाई जाती है। अब इन यहाँ पे पाए जाने वाले इन चूना पत्थर का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो आप देखेंगे चुर्क और डल्ला में जो सीमेंट फैक्ट्रियां हैं, उन फैक्ट्रियों में यहाँ से निकाले गए चूने पत्थर का उपयोग किया जाता है। और ये चुर्क डल्ला सीमेंट की फैक्ट्रियां कहाँ हैं, तो वो हैं मिर्जापुर जिले में। अब अगर कोयले की बात करें तो कोयला जो है प्रदेश में कोयले की जो प्राप्ति है उत्तर प्रदेश में, वो सिंगरौली में होती है। सिंगरौली जो है एक जगह का नाम है जो सोनभद्र जिले में पड़ता है। इस क्षेत्र में यानी सिंगरौली क्षेत्र में कोयले का जो खनन है वो कोल इंडिया द्वारा किया जाता है। प्रदेश में कुल खनिज उत्पादन का जो मूल्य है उसका 47% हिस्सा जो है, 47% हिस्सा कोयले से प्राप्त होता है। यहाँ आप देख रहे होंगे 47% हिस्सा कोयले से प्राप्त होता है। मतलब कि उत्तर प्रदेश में जितना भी खनिज पाया जाता है, तो जिस भी प्रकार के खनिज है उनका जितना मूल्य होता है, उस मूल्य का 47% अकेले कोयले से प्राप्त होता है। यहाँ आप देखेंगे कोयले से प्राप्त ये यहाँ पे जो कोयला प्राप्त होता है सिंगरौली क्षेत्र में, इसका उपयोग ओबरा ताप विद्युत संयंत्र में किया जाता है। और इस ओबरा ताप विद्युत संयंत्र में किया जाता है और साथ में सिंगरौली ताप विद्युत संयंत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब अगर देखें तो सिंगरौली कहाँ है, सिंगरौली जो है आप देख रहे होंगे यहाँ, ये सोनभद्र जिला है। ये वाला हिस्सा आप लोग देख रहे होंगे, ये सोनभद्र जिला है। और सोनभद्र के आप पश्चिम में देखेंगे तो ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में यहाँ एक जिला है सिंगरौली। मध्य प्रदेश में यहाँ पे एक सिंगरौली जिला है और ये सिंगरौली जो जिला है मध्य प्रदेश का, ये कोयले की दृष्टि से काफी धनी क्षेत्र है। और इसी की पट्टी जो है ये यहाँ सोनभद्र तक फैली हुई है। यहाँ तक इस तरह से एक पट्टी के रूप में फैला हुआ है। तो ये वाला जो हिस्सा है सोनभद्र का, वो सिंगरौली के नाम से जाना जाता है। सिंगरौली एक जगह के नाम से यहाँ जाना जाता है। यहाँ से कोयले का उत्पादन किया जाता है। अब आते हैं बॉक्साइट। तो बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है। मतलब कि जो बॉक्साइट है उससे एल्युमिनियम बनाया जाता है। यह राज्य के बांदा और चंदौली जनपदों में पाया जाता है। आप देखेंगे तो यहाँ पे ये बांदा जनपद है, आप यहाँ देख रहे होंगे। जो बॉक्साइट है वो बांदा और चंदौली जनपदों में पाया जाता है। तो ये है आपका बांदा जिला और यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ मिलेगा आपको ये चंदौली, बनारस से सटा हुआ जिला है और बॉर्डर है बिहार का। यहाँ पे आप देख रहे होंगे। तो इन दो जिलों में यहाँ पे बॉक्साइट पाया जाता है। और ये जो बॉक्साइट है, इस बॉक्साइट का जो उपयोग है एल्युमिनियम बनाने के लिए, वो रेणुकूट सोनभद्र में हिंडाल्को की जो कंपनी है वहाँ उपयोग किया जाता है। यानी यहाँ से जो बॉक्साइट निकलता है वो सोनभद्र में रेणुकूट एक जगह है, रेणुकूट पे हिंडाल्को एल्युमिनियम फैक्ट्री है। रेणुकूट में हिंडाल्को एल्युमिनियम फैक्ट्री है। उसी एल्युमिनियम फैक्ट्री में इन बांदा और चंदौली से निकाले गए बॉक्साइट का उपयोग एल्युमिनियम बनाने में किया जाता है। इसके बाद अगर हम लोग देखें डोलोमाइट, तो जो डोलोमाइट है, डोलोमाइट
राज्य में उच्च कोटि का डोलोमाइट खनिज मिर्जापुर के कजराहट क्षेत्र से और बांदा से प्राप्त किया जाता है। यानी डोलोमाइट आप देखेंगे मिर्जापुर, यहाँ पे ये मिर्जापुर जिला है, यहाँ से प्राप्त होता है, और ये बांदा जिला है, यहाँ से प्राप्त होता है। यानी अगर डोलोमाइट की बात की जाए तो ये मुख्य रूप से 2 जिलों में प्राप्त किया जाता है, एक मिर्जापुर के कजराहट क्षेत्र से एवं बांदा से। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है डोलोमाइट का? तो इसका उपयोग होता है इस्पात संयंत्रों में, लोहे से जो इस्पात बनाया जाता है वहाँ, पोर्टलैंड सीमेंट के निर्माण में यानी सीमेंटों के निर्माण में, एवं प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में। हाथ पैर जब टूटता है तो जो हाथ पे प्लास्टर लगता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है, तो उसी प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में भी इस डोलोमाइट का उपयोग किया जाता है। अब कांच बालू या सिलिका सैंड की बात की जाए तो जो कांच का बालू है वो, कांच का बालू मतलब आप लोग ऐसे समझ लें कि जो कांच बनाए जाते हैं, शीशे बनाए जाते हैं, वो ये बालू से ही बनाए जाते हैं। इनको सिलिका सैंड के नाम से जाना जाता है। ये अखिल भारतीय स्तर पर महत्वपूर्ण स्थान है उत्तर प्रदेश का सिलिका सैंड की प्राप्ति में। यह गंगा और यमुना नदी से प्राप्त होता है। प्रदेश में आप देखेंगे तो इलाहाबाद का शंकरगढ़, चंदौली का चकिया क्षेत्र, झांसी का मुंडारी, बालाबहेट क्षेत्र, चित्रकूट का लोहगढ़, बोरगढ़ सिलिका सैंड उत्पादन में महत्वपूर्ण है। अब अगर बात की जाए यूरेनियम की, तो यूरेनियम उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में पाया जाता है। अब खनिजों के बाद हम लोगों को जो अगला बिंदु है वो है शक्ति के साधन। तो अगर देखा जाए तो जो ऊर्जा है वो वर्तमान में मानव की प्राथमिक आवश्यकता बन गई है। बढ़ती जनसंख्या और तीव्र औद्योगिकरण के कारण ऊर्जा की मांग में भी लगातार वृद्धि हो रही है, और इसकी पूर्ति करने के लिए सरकारें भी प्रयत्नशील रही हैं लगातार। आप लोग देखेंगे तो अब अगर देखें तो वर्तमान में सरकार द्वारा उत्पादित विद्युत के 2 प्रमुख स्रोत हैं, एक तापीय विद्युत और दूसरा है जल विद्युत। तापीय विद्युत की अगर बात की जाए तो ये परियोजनाएं, ताप विद्युत परियोजनाएं कोयला और गैस पर आधारित होती हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम के अधीन प्रदेश के ताप विद्युत उत्पादन परियोजनाएं अब देखेंगे निम्नलिखित हैं। यहाँ पे पहला आप देखेंगे तो ये हरदुआगंज ताप विद्युत गृह है, ये अलीगढ़ के निकट 1942 में स्थापित किया गया था। ये 220 मेगावाट क्षमता का ताप विद्युत गृह है। इसके बाद परीक्षा ताप विद्युत गृह, ये झांसी के निकट है। इसकी जो क्षमता है वो 640 मेगावाट की है। ओबरा ताप विद्युत गृह ये सोनभद्र जनपद में है, और इसकी स्थापना पूर्व सोवियत संघ, जो कि इस समय रूस के नाम से जाना जाता है, की सहायता से 1967 में किया गया था, और ये तैयार हुआ बन के 1971 में। इसकी कुल स्थापित जो क्षमता है वो 1382 मेगावाट की है। इसके बाद ये चंदौसी ताप विद्युत गृह है, ये मुरादाबाद जनपद के निकट कोयले पर आधारित 100 मेगावाट का एक संयंत्र यहाँ पे लगाया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे अनपरा ताप विद्युत गृह, ये सोनभद्र जनपद में 1000 मेगावाट से अधिक क्षमता के संयंत्र लगाए गए यहाँ पे। और अनपरा में आप देखेंगे तो यहाँ पे कई परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। ADI नाम से कई परियोजनाएं स्थापित की गई हैं, जैसे अनपरा डी संयंत्र, ये भारत सरकार एवं जापान के सहयोग से लगाया गया है। पनकी ताप विद्युत संयंत्र कानपुर के निकट 210 मेगावाट का क्षमता का एक ताप विद्युत परियोजना यहाँ पे लगाया गया है। इसके अलावा राज्य में NTPC के अन्य ताप विद्युत केंद्र जो हैं वो भी यहाँ पे मैंने आप लोगों को दर्शाया है। NTPC मतलब नेशनल थर्मल पावर प्रोजेक्ट के तहत जो है दादरी में आप देखेंगे, गौतम बुद्ध नगर में दादरी ताप विद्युत परियोजना है गौतम बुद्ध नगर जिले में, ये गैस पर आधारित है। इसके अलावा आंवला है, बरेली में आंवला ताप विद्युत परियोजना है बरेली जिले में, ये भी गैस पे आधारित है। औरैया ताप विद्युत जो केंद्र है ये औरैया में जिले में है, ये भी गैस पे आधारित है।
इसके अलावा ऊंचाहार ताप विद्युत केंद्र है, वो रायबरेली जिले में है, जो कोयले पे आधारित है। मतलब यहाँ पे ताप उत्पन्न करने के लिए कोयले का उपयोग किया जाता है। और इन ताप विद्युत परियोजनाओं में जो 3 ऊपर हैं आप देख रहे होंगे, यहाँ ताप उत्पन्न करने के लिए गैस का उपयोग किया जाता है, इधर आप देख रहे होंगे। फिर टांडा ताप विद्युत परियोजना, ये अंबेडकर नगर में है, कोयले पे भी आधारित है। सिंगरौली सुपर ताप विस्तार योजना सोनभद्र जिले में है, कोयले पे आधारित है। रिहंद ताप विद्युत परियोजना, ये भी सोनभद्र में है, ये भी कोयले पे आधारित है। अब परमाणु ऊर्जा की अगर बात की जाए तो राज्य के बुलंदशहर जनपद में, आप लोग जानते होंगे जो बुलंदशहर है, वहां पे नरौरा नामक स्थान पर गंगा नदी के तट पर एक स्वदेशी तकनीकी पर आधारित एक संयंत्र लगाया गया है 220 मेगावाट क्षमता का। अब नव्यकरणीय ऊर्जा स्रोतों की अगर बात की जाए तो प्रदेश में परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के संरक्षण एवं पर्यावरणीय सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना 1983 में की गई थी। इसके तहत प्रदेश में 50 से अधिक जनपदों में नेडा कार्यालय खोले गए। इस संस्था के द्वारा सोलर प्रकाश संयंत्र, सोलर हीटर, सोलर कुकर, सोलर फोटोवोल्टेइक पंप जैसे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का दोहन हेतु तकनीकी के विकास और प्रचार प्रसार हेतु विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ऊर्जा के स्रोत होते हैं, उनको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो आप देखेंगे तो पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत, इनको दूसरे भाषा में आप कहें पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत, दूसरी भाषा में कहें तो अनव्यकरणीय ऊर्जा के स्रोत, या तीसरे नाम से भी जाना जाता है जैसे जैविक ऊर्जा के स्रोत, और दूसरा होता है गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत। इसे नव्यकरणीय ऊर्जा स्रोत भी कहा जाता है, अजैविक ऊर्जा स्रोत भी कहा जाता है, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत भी कहा जाता है, और स्वच्छ ऊर्जा भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा आदि को शामिल किया जाता है। इधर आप देखेंगे तो पेट्रोलियम, कोयला आदि को सम्मिलित किया जाता है। अब देखें सौर ऊर्जा नीति, इसी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए सौर ऊर्जा नीति 2013 में बनाई गई। और इसके मुख्य बिंदु आप देखेंगे तो इसमें पहला है राज्य में स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा के उत्पादन को सौर ऊर्जा के माध्यम से बढ़ावा देना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो सूर्य है ऊर्जा का मुख्य स्रोत है हम लोगों के लिए, और इसमें अपार संभावनाएं हैं खास करके भारतीय क्षेत्रों में, क्योंकि भारत एक उष्ण शीतोष्ण क्षेत्र में आता है। तो यहाँ साल के तो लगभग, खास करके अगर दक्षिणी हिस्से की बात की जाए तो सालों भर सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता रहता है। अगर उत्तर भारत की भी बात की जाए तो यहाँ भी लगभग 8 से 9 महीने सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता ही है। तो इसकी काफी संभावनाएं हैं भारत में अगर देखा जाए तो। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित करना, ये भी एक इसके प्रमुख बिंदु थे जो सौर ऊर्जा नीति की घोषणा की गई थी 2013 में। और अगला है बंजर भूमियों को अधिक उपयोग करना, यानी जो क्षेत्र में बंजर भूमि पड़ी हुई है उन पे सौर ऊर्जा के विकास के लिए योजनाएं बनाना। वर्ष 2017 में इधर 500 मेगावाट क्षमता के ग्रिड संयोजित सोलर प्लांट की स्थापना करना, यह भी एक लक्ष्य रखा गया था। धन्यवाद आप लोगों को।